हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं। पीडीएफ अवेलेबल है विद नोट्स, एमसीक्यू है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप इसे वीडियो खत्म होने से ठीक पहले मेरे बगल में जो डाउनलोड का लिंक आता है वहाँ से ले सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं। किसानों का आंदोलन चल रहा है, क्यों चल रहा है, किस कानून के खिलाफ चल रहा है, तो उसकी बारीकियाँ समझना भी ज़रूरी है। आईसीसी के चेयरमैन बदल गए हैं। इसके अलावा भी और भी इम्पॉर्टेंट जैसे फुटबॉलर माराडोना, उनके बारे में इंफॉर्मेशन है। तो शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के नए अध्यक्ष कौन हैं? न्यू चेयरमैन। आंसर होगा ग्रेग बर्कले। ओके, ग्रेग बर्कले कहाँ से? वो न्यूजीलैंड से हैं और न्यूजीलैंड क्रिकेट संगठन जो है उसके प्रमुख थे अभी इससे पहले तक। और आईसीसी मेंस क्रिकेट कप 2015 के डायरेक्टर के रूप में भी वो काम कर चुके हैं। अच्छा खासा नाम है दुनिया में क्रिकेट जगत में ग्रेग बर्कले का। और उन्होंने किसकी जगह ली है? तो भारत के शशांक मनोहर की जगह ली है। ओके, और शशांक मनोहर ने कब अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था? जुलाई 2020 में। तो एक इंपॉर्टेंट बात है, आईसीसी की बात हो रही है। सीईओ कौन है आईसीसी के? मनु साहनी। मुख्यालय दुबई में है, सबको पता होगा, जो कि संयुक्त अरब अमीरात का एक शहर है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट करने के प्रस्ताव को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने मंजूरी दी है? यूपी गवर्नमेंट की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब जल्द ही नाम हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से ओके होते ही। आंसर होगा अयोध्या एयरपोर्ट। अयोध्या में जो एयरपोर्ट है, अयोध्या जिला में, तो उसका नाम अब ये होगा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। देखिए, एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिलाने का भी काम चल रहा है। और योगी सरकार की जो कैबिनेट है, यानी मुख्यमंत्री जो योगी हैं, योगी आदित्यनाथ, तो उन्होंने 24 नवंबर को अयोध्या एयरपोर्ट का नाम जो है बदलने का जो प्रस्ताव था उसको मंजूरी दी, मतलब कैबिनेट मंजूरी दी है उसकी अध्यक्षता में, योगी साहब की अध्यक्षता में। और ये नागर विमानन मंत्रालय, उसको ये प्रस्ताव भेज दिया गया है। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है और वहाँ विमान को इम्पॉर्टेंट बनाया जा रहा है, जिससे 777 इस तरह के विमान भी वहाँ पर बोइंग के उतर सकेंगे। तो उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, मुख्यमंत्री का नाम बताया मैंने। और गवर्नर कौन है इस वक्त? आनंदीबेन पटेल। अगला क्वेश्चन लेते हैं, केंद्र सरकार के किस कानून के विरोध में पंजाब, हरियाणा सहित कई राज्यों के किसानों ने नवंबर 2020 में दिल्ली मार्च निकाला है? अभी दिल्ली में प्रदर्शन कर भी रहे हैं। आंसर होगा उपरोक्त तीनों। कौन से कानून है? ओके, पहले ये विधेयक था जो संसद से पास होने के बाद राष्ट्रपति ने सिग्नेचर कर दिया और ये अब कानून बन चुका है। तो ये तीनों जो कानून है वो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। कौन कौन से हैं? कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2020, ठीक है। दूसरा है मूल्य आश्वासन पर किसान संरक्षण एवं सशक्तिकरण समझौता और कृषि सेवा अधिनियम 2020। और तीसरा है आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020। तो जो तीनों हैं उसको लेकर 26 नवंबर से किसान जो है वो उग्र हैं। उग्र तो तभी से हैं जब ये कानून संसद में पास हुआ था और उसके बाद से पंजाब और हरियाणा में आंदोलन चल रहे थे। वहाँ चक्का जाम था पंजाब में रेल का, लेकिन अब वो लोग दिल्ली की ओर कूच किया उन लोगों ने। और इस कानून, इन तीनों जो कानून है उसके विरोध में हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर प्रदर्शन हो रहे हैं और दिल्ली पहुंच भी गए हैं किसान, आपको पता ही होगा। ओके, तो क्या है इन कानूनों में, ये भी समझने की ज़रूरत है। ये कानून के बारे में ज़रूर क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि पिछली बार हम लोगों ने देखा यूपीएससी का जो एग्जामिनेशन हुआ है उसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आए अनएक्सपेक्टेड। पहले होता था कि एग्रीकल्चर से आएंगे क्वेश्चन, लेकिन एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो गया था यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। तो थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लेते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो देखिए, जो कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम है, ये जो कानून है उसमें एपीएमसी जो मंडियां हैं उसके बाहर भी कृषि उत्पाद बेचने और खरीदने की व्यवस्था देता है। ये जो कानून है वो मतलब जो कृषि मंडी है उसके बाहर भी खरीद बिक्री हो सकती है। इससे क्या होगा, बड़े कारोबारी जो हैं वो किसानों से सीधे उपज खरीद सकेंगे। और ये जो कानून है वो राज्य सरकार को मंडियों में के बाहर जो लगाई गई कृषि उपज है, मंडी के बाहर जो कृषि उपज बेची जा रही है उस पर टैक्स लगाने से रोकता है और किसानों को लाभकारी मूल्य पर उपज देने की
स्वतंत्रता देता है, मतलब फ़ायदा देने की कोशिश करता है एक तरह से। ये कानून है, सरकार का ये तर्क है। ओके, और सरकार का ये कहना है कि एक देश एक बाज़ार की व्यवस्था के तहत किया जा रहा है। ओके, और इससे किसान अपनी उपज देश में कहीं भी किसी को भी बेच सकते हैं। लेकिन किसानों का ये कहना है, जो आंदोलन कर रहे हैं उनका ये कहना है कि बड़े कारोबारी सीधे किसानों से उपज खरीद सकेंगे, लेकिन इसमें यह नहीं बताया गया है कि जिन किसानों के पास मोल भाव करने की क्षमता ही नहीं है वो लाभ कैसे उठाएंगे। उनका कहना है कि एक बहुत बड़ा बिचौलिया आ जाएगा जो तमाम खेतों को, तमाम किसानों को, बड़े बड़े किसानों को उसे डील करेगा, उसके बाद वो उद्योगपति को बेचेगा। ओके, लेकिन जो छोटे किसान हैं, ज़्यादातर तो भारत में छोटे किसान हैं, ऐसा तो है नहीं कि बहुत बड़े लार्ज स्तर पर एक किसान जो है वो केवल खेती कर रहा हो। तो छोटे छोटे किसान हैं, उनकी स्थिति खराब हो सकती है। सरकार जो एक राष्ट्र एक मार्केट बनाने की बात कर रही है, लेकिन उसको पता नहीं कि किसान जो अपने ज़िले में फसल नहीं बेच पाता है वो राज्य या दूसरे ज़िले में जाकर कैसे बेचेगा, और उतने साधन कैसे आएंगे। मंडी में तो एक साधन है, वहाँ जाकर अनाज डाल आता है और पैसे मिल जाते हैं उसे। ठीक है, एक तो ये बात। दूसरा जो कानून है, मूल्य आश्वासन पर किसान संरक्षण एवं सशक्तिकरण समझौता और कृषि सेवा अधिनियम 2020। देखिए, इसमें सरकार का ये कहना है कि वो किसान और निजी कंपनियों के बीच में समझौते की खेती का रास्ता खोल रही है। अगर सामान्य भाषा में कहें तो इसको कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। इसमें कि आपकी ज़मीन को एक तय राशि तय कर दी जाएगी, पूंजीपति या ठेकेदार वो किराए पर ले सकेगा वो ज़मीन, और अपने हिसाब से फसल का उत्पादन कर सकेगा और बाज़ार में बेच सकेगा। तो किसान इसका विरोध कर रहे हैं। सरकार और किसान का क्या तर्क है इस कानून पर? सरकार का कहना है कि इससे बाजार की अनिश्चितता का जोखिम किसान पर नहीं रहेगा और किसानों की आय में सुधार होगा। मतलब जो कंपनियां हैं वो चाहेंगी वो उसमें बुआई करेंगी और इससे किसान को इफेक्ट नहीं होगा कि ख़राब होगी फसल या क्या हुआ। जबकि किसानों का एक कहना है, जो आंदोलन कर रहे हैं उनका ये कहना है कि ये उनके नहीं बल्कि बड़े उद्योगपतियों और कारोबारियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कानून बनाया गया है, ताकि जो एग्रीकल्चर है पूरी मंदी के बावजूद, अभी जो मंदी चल रही है, जो जीडीपी गिरा है और दुनिया भर में मंदी चल रही है, उसमें भारत में अगर कोई पॉजिटिव ग्रोथ में है तो वो कृषि है, एग्रीकल्चर है। और ये एग्रीकल्चर को बचाया है किसानों ने, छोटे छोटे किसानों ने। और यहाँ भी अगर उद्योगपति आ जाएंगे तो इसकी भी हालत ख़राब हो जाएगी, किसानों की हालत ख़राब हो जाएगी, ऐसा किसानों का कहना है। तीसरा जो कानून है, आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020। तो इस कानून में क्या है कि खाद्य पदार्थों जैसे अनाज, दाल, प्याज, इन सबको कंट्रोल मुक्त करने की का प्रावधान है। कंट्रोल मुक्त का मतलब हुआ कि इस कानून से पहले क्या होता था कि कृषि उत्पाद जो है एक लिमिट से ज़्यादा भंडार नहीं किया जा सकता था। कृषि उत्पाद का एक जो अगर कारोबारी है बहुत बड़ा या उद्योगपति है वो बहुत ज़्यादा भंडार नहीं कर सकता था, रोक नहीं सकता था, ताकि रेट ना बढ़ जाए मतलब उसका। ओके, सरकार जो है आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन, आपूर्ति और वितरण के लिए ये नियंत्रण करती थी ताकि उपभोक्ताओं को मुनासिब रेट पर सामान मिल सके। और सरकार का ये तर्क है कि पुराने कानून की वजह से जब ये पाबंदी थी कि प्याज, आलू इन सब को स्टोर नहीं किया जा सकता ज़्यादा, तो उससे किसान जो है एमएसपी दर पर बेचने को मजबूर हुआ करता था। और अब क्या होगा, सरकार का ये कहना है कि अब किसान एमएसपी से भी ज़्यादा रेट पर बेच सकेगा। जबकि किसान संगठनों का ये कहना है, जो विरोध कर रहे हैं उनका कहना है कि जमाखोरी जो है उसको एक तरह से कानूनी दर्जा दिया जा रहा है, कालाबाजारी को कानूनी मान्यता दी जा रही है। जब फसल उगाएगा किसान तो उस समय सस्ते में वो खरीद लेंगे आकर, बहुत सस्ते में। एमएसपी रहेगा ही नहीं, मतलब ऐसे तो सरकार कह रही कि एमएसपी को हम कभी ख़त्म नहीं करने वाले हैं, लेकिन किसानों को शक है कि एमएसपी ख़त्म कर देंगे धीरे धीरे, उसको बिल्कुल ऐसा बना देंगे कि वो मतलब उसकी स्थिति बहुत ख़राब हो जाएगी, जैसे बिहार में देखने को मिला है। बिहार में क्या है, एमएसपी पर जो है वो अनाज तो खरीदा लेते नहीं, वहाँ मंडी नहीं है, मंडी के बदले एक पैक्स की व्यवस्था कर दी गई है। वहाँ पर बिहार में अनाज उतने बड़े पैमाने पर खरीदा नहीं जाता है, तो उससे में क्या होता है कि किसान बहुत औने पौने दाम में उसको बेचना पड़ता है। तो यही स्थिति ना आ जाए कि औने पौने दाम में पूंजीपति या बड़े कारोबारी उसको खरीद लें और स्टोर कर लें, फिर महंगे दाम में वो बेचे। तो ये मुख्य तौर पर जो बातें थी एग्रीकल्चर से रिलेटेड, और जो अभी किसान जो आंदोलन कर रहे हैं फार्मर्स, उसके बारे में ये इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपको समझना जरूरी था। मुझे लगता है बेसिक आप समझ गए होंगे। कोई दिक्कत हो दोबारा वीडियो देख लेना आप, या आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो PDF दिया हुआ है मैंने पूरा डिटेल दे दिया है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं।
अगला क्वेश्चन लेते हैं, दुनिया के लीजेंडरी फुटबॉलर डिएगो माराडोना, उनका निधन हो गया 25 नवंबर 2020 को। तो किस देश के खिलाड़ी थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि फुटबॉल की दुनिया के बेताज बादशाह के रूप में माने जाते थे वो। आंसर होगा अर्जेंटीना। ओके, 60 ईयर की उम्र में उनको कार्डिक अरेस्ट हुआ, यानी हार्ट अटैक हुआ, उससे उनका निधन हो गया। और फीफा ने उनको प्लेयर ऑफ द सेंचुरी भी चुना हुआ था। ओके, माराडोना जो है वो काफ़ी पॉपुलर रहे हैं, कई सारे क्लब के लिए उन्होंने खेला, बोका जूनियर्स, नपोली, बार्सिलोना, उन सब के लिए उन्होंने फुटबॉल खेला। हालांकि ड्रग्स और शराब की लत के चलते कई बार वो विवादों में भी रहे थे, कंट्रोवर्सी में रहे, लेकिन काफ़ी अच्छा नाम था। उनके प्रशंसक जो हैं पूरी दुनिया भर में हैं। 91 मैचों में उन्होंने 34 गोल किए थे, 4 वर्ल्ड कप में उन्होंने हिस्सा लिया था, और अकेले दम पर जो 1986 में अर्जेंटीना को जिता दिया था। ओके, तो एक इम्पॉर्टेंट बात है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, उससे पहले बता दूं कि 2020 का करंट अफेयर्स अवेलेबल है, जनवरी से अब तक का, तमाम एग्जामिनेशन में काम आएगा। एमसीक्यू है 1200 से ज़्यादा, और डिटेल में नोट्स भी दिया हुआ है। मतलब जैसे मैं बताता हूँ, जैसे आज के करंट अफेयर्स का जो पीडीएफ होगा, ऐसा ही डिटेल पूरे पीडीएफ उसमें है। ओके, पूरे ईयर के करंट अफेयर्स पीडीएफ में, तो ज़रूर देखना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस अदालत ने फैसला सुनाया है कि नागरिकों के संपत्ति पर सरकार अनिश्चित काल तक के लिए कब्जा नहीं रख सकती है? मतलब कोई संपत्ति नागरिक की वो अनिश्चित काल के लिए कब्जे में नहीं रख सकती। आंसर है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है 24 नवंबर 2020 को। देखिए, कुछ जो फैसले होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो नज़ीर बन जाते हैं। नज़ीर का मतलब कि एक उदाहरण बन जाते हैं, तो अगले फैसले होते हैं उसी के आधार पर होने जाते हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बात है ये। तो 24 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है, और ये मामला था बेंगलुरु के ज़मीन अधिग्रहण से रिलेटेड। 5 दशक से ज़्यादा हो गया था ज़मीन अधिग्रहण का, कब्जा सरकार ने किया था, लेकिन उसको उपयोग नहीं कर रही थी सरकार। तो उसी पर जस्टिस इंदिरा बनर्जी और एस रविंद्र भट्ट की पीठ ने ये मामले की सुनवाई की और ये कहा, हाँ, ये भी बात कहा है कि संपत्ति का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार नहीं होता है, लेकिन राज्य और केंद्र की जो सरकार है वो नागरिकों की संपत्ति पर अनिश्चितकालीन समय तक के लिए कब्जा नहीं रख सकती है, उसको अनुमति नहीं दी जा सकती है। ओके, और कोर्ट ने ये कहा है कि कोर्ट का काम नागरिकों की आज़ादी की सुरक्षा को सुनिश्चित भी करना है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, पीलीभीत टाइगर रिजर्व को नवंबर 2020 में कौन सा इंटरनेशनल अवार्ड मिला है? इसका आंसर होगा TX2 अवार्ड। ओके, देखिए, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी UNDP और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन की तरफ से एक वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उसी में पीलीभीत टाइगर रिजर्व यानी उत्तर प्रदेश में जो है उसको ये अवार्ड दिया गया। TX2 अवार्ड जो है इसलिए दिया जाता है बाघों को दुगुना करना, मतलब TX का मतलब टाइगर टाइम 2, तो इसलिए ये अवार्ड दिया जाता है। और इस अवार्ड में बाघों की वंश वृद्धि के मामले में तेज़ी से जो आंकड़े होते हैं उसको देखा जाता है इस अवार्ड के लिए। ओके, और पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है वहाँ पर 2014 में 25 बाघ थे, जो 2018 में 65 हो गए हैं। ओके, तो एक इम्पॉर्टेंट बात है। और केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री कौन है? प्रकाश जावड़ेकर। तो उन्होंने खुशी जताई है, बधाई दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बताइए, मैंने पहले के क्वेश्चन में योगी आदित्यनाथ और गवर्नर आनंदीबेन पटेल। अगला क्वेश्चन लेते हैं, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने स्वदेशी हेवीवेट टॉर्पीडो को 22 नवंबर 2020 को नौसेना में शामिल किया है। ओके, मतलब हरी झंडी दिखाई। तो इसका नाम क्या है? टॉर्पीडो का नाम बताएं। आंसर होगा वरुणास्त्र। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉर्पीडो, और समुद्री जहाज और सबमरीन को नष्ट करने के लिए पानी में छोड़ा जाने वाला जो हथियार होता है उसको टॉर्पीडो कहते हैं। ओके, और DRDO ने वरुणास्त्र को बनाया है, कई सालों पुराना ये प्रोजेक्ट था, और DRDO ने अपने लैब में इसको डेवलप किया, और इसका निर्माण किसने किया है? डेवलप करने के बाद टेक्नोलॉजी दी गई भारत डायनामिक्स लिमिटेड को, PDL को, विशाखापट्टनम, तो उसने फिर ये डेवलप किया है। और DRDO का जो चेयरमैन हैं डॉक्टर G सतीश रेड्डी, तो उन्होंने ही इस टॉर्पीडो को हरी झंडी दिखाकर नेवी को भेजा, पहला वरुणास्त्र। ओके, वरुणास्त्र के बारे में शॉर्ट में बता दूं आपको
ये जो टॉर्पीडो है वो जीपीएस की मदद से अपने लक्ष्य को भेज सकता है। जीपीएस के थ्रू 1 टन से अधिक वजन होता है इसका और अपने साथ 250 किलो वॉरहेड ले जा सकता है। 250 किलो का जो मतलब हथियार ले जा सकता है। और गाइडेंस सिस्टम बहुत बेहतरीन है। 75 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो हमला करता है। और इस जो स्वदेशी टॉर्पीडो है उसको भारतीय जंगी जहाज, इसके अलावा सिंधु क्लास की जो सबमरीन है, मतलब जहाज में भी और सबमरीन में भी, पनडुब्बी में भी, दोनों में लैस किया जाएगा। 1.5 टन वजन होता है। और भारतीय नौसेना ने 1187 करोड़ रुपए में 63 वरुणास्त्र का ऑर्डर दिया था, तो अब ये मिल गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके बारे में मतलब बता दूं वरुणास्त्र के बारे में कि औपचारिक रूप से वैसे 26 जून 2016 को ही तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने इसको नौसेना में शामिल किया था, लेकिन पहली खेप अब मिल पाई है। तो डीआरडीओ के डायरेक्टर ने हरी झंडी दिखाई है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। खेल मंत्रालय ने 8 साल के निलंबन के बाद किस राष्ट्रीय खेल महासंघ को मान्यता दी है? फिर से आंसर होगा भारतीय तीरंदाजी संघ, आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ओके, देखिए अभी हाल ही में 25 नवंबर को सरकार से, यानी केंद्र सरकार से, खेल मंत्रालय से इसको मान्यता मिल गई है। ओके, और ये जो एसोसिएशन है उसके अध्यक्ष का चुनाव हाल ही में हुआ था और केंद्रीय मंत्री जो अर्जुन मुंडा हैं वो चुनाव जीते थे। ओके, अभी अध्यक्ष हैं अर्जुन मुंडा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस ये कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन डे। आंसर होगा 26 नवंबर। पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने के लिए और लोगों में जागरूकता के लिए ये दिवस जो है संयुक्त राष्ट्र, ये यूनाइटेड नेशंस के जो पर्यावरण कार्यक्रम है UNEP, उसके द्वारा ये आयोजित किया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक्टर हैं विश्व मोहन बडोला, तो उनका निधन हो गया 23 नवंबर 2020 को। तो किस राज्य से थे, कहाँ से थे वो? आंसर होगा उत्तराखंड। उनका जन्म हुआ था 1936 में पौड़ी के विकास खंड एक है ढांडू, वहाँ हुआ था। ओके, और कई सारी फिल्मों में उन्होंने अच्छी खासी भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को देखते हुए भारत में कॉमर्शियल इंटरनेशनल फ्लाइट को पर कब तक के लिए रोक लगा दी गई है? कमर्शियल इंटरनेशनल फ्लाइट की बात हो रही है। आंसर होगा 31 दिसंबर। ओके, 31 दिसंबर तक रोक लग गई है, मतलब रोक और बढ़ गई है कोरोना वायरस की वजह से। हालांकि इस दौरान क्या होगा, वंदे भारत मिशन के तहत जो जाने वाले जो खास उड़ानें हैं, जो इम्पोर्टेंट वजहों से होता है, वो सब जारी रहेंगे। वंदे भारत जो मिशन है उसके तहत ये जो हुआ है। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। मौलाना डॉक्टर कल्बे सादिक का निधन हो गया है 24 नवंबर 2020 को। तो किस मुस्लिम संगठन के उपाध्यक्ष थे, वाइस चेयरमैन? आंसर होगा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। ओके, सांस लेने में दिक्कत, निमोनिया के कारण उनका निधन हुआ है। लखनऊ में उनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेश बैठक एवं एक्सपो, यानी री इन्वेस्ट 2020 शॉर्ट में कहते हैं, तो उसके तीसरे संस्करण का जो वर्चुअल आयोजन हुआ, वर्चुअल उद्घाटन हुआ, तो किसने किया 26 नवंबर 2020 को? आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ओके, प्रधानमंत्री ने इसको उद्घाटन किया इसका, इस आयोजन का। और इसमें यही है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है, नवीनीकरणीय ऊर्जा, जैसे सोलर प्लांट हो गया, हवा के वेग से जो पवन चक्की हो गया, तो इस तरह के जो एनर्जी है उसको कैसे बेहतर ढंग से हम लोग उपयोग कर सकें, उसके कैसे हम दोहन कर सकें, उन सब पर ये पूरी बातचीत की गई है। एक इम्पॉर्टेंट बात है। ओके, अगला क्वेश्चन। वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 किस राजनेता को दिया गया, किस पॉलिटिशियन को दिया गया? आंसर होगा रमेश पोखरियाल निशंक। कौन है वो? शिक्षा मंत्री हैं। ओके, तो उन्हीं को ये अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन ग्रुप ने नेहरू सेंटर पर एक वहाँ पर वर्चुअल प्रोग्राम किया, उसी में ये दिया गया है। रमेश पोखरियाल निशंक ने कई सारी पुस्तकें भी लिखी हुई हैं। अगला क्वेश्चन। किस देश में भारतीय मूल के सांसद ने, मतलब वहाँ के सांसद ने संस्कृत में शपथ ली है? आंसर होगा न्यूजीलैंड। और उस सांसद का नाम क्या है न्यूजीलैंड के? डॉक्टर गौरव शर्मा।
तो उन्होंने ही 25 नवंबर को विदेशी धरती पर, मतलब जहाँ के वो सांसद बने हैं, वहाँ शपथ ली है। भारतीय मूल के हैं वो, ओके। तो वो न्यूजीलैंड के भारतीय मूल के ऐसा बताया जा रहा है कि वो पहले सांसद ऐसे बन गए हैं, ओके। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा ज़रूर बताना। पीडीएफ अवेलेबल हो गया है मेरे बगल में, तो क्लिक कीजिए डाउनलोड के लिए, या आप इसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना।